मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमें सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमारा दिल टूटता है या फिर जो हमसे वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते या जो सपने दिखाए जाते हैं वो चकनाचूर कर दिए जाएं। और यही कुछ हो रहा है हमारे हिंदुस्तान की आम जनता के साथ। जब हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की तरह चुना, बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई थी जो धीरे धीरे धूमिल होती चली जा रही हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो भारत के युवाओं का था। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज उनको जो मिले वो यंग जनरेशन से मिले, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी। यंग जनरेशन को उम्मीद थी कि वो हिंदुस्तान को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, विकास के पथ पे लेके जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के डेवलपमेंट को चाइना और अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। उम्मीद तो यही थी, स्टार्टिंग भी ठीक थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो सपने थे, जो वादे थे, वो धीरे धीरे धूमिल होते नजर आ रहे हैं। और आज की डेट में हिंदुस्तान की यंग जनरेशन, यंग इंडिया पढ़ी लिखी होने के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ बेरोजगार है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे और ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस रहे इकोनॉमिक फ्रंट में वो पूरे फेल हो गए या फिर फ्लॉप हो गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो या फिर अदर कोई डिसीजंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। अपन बात करने वाले हैं इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। दोस्तों, ये प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारी आगे आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी कुछ बड़े बिजनेस हाउस के हाथ में। दोस्तों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो मुझे भी बड़ा गर्व हुआ था। बहुत गर्व फील करता था कि एक साधारण चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पर यह नहीं पता था कि आगे चल के यही चाय बेचने वाला इंडियन रेल को बेचने लग जाएगा, LIC को, इंडियन के पब्लिक सेक्टर को और गवर्नमेंट बॉडीज को बेचने लग जाएगा। और दोस्तों, इनका बिकना मतलब तुम्हारी गुलामी की शुरुआत है। तो इस वीडियो में बने रहिए। अपन बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल्स में कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंडियन इकोनॉमी इतनी ड्रॉप हो गई है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई है और ये प्राइवेटाइजेशन कैसे आपको गुलाम बनाने वाला है। दोस्तों, अप्रैल 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था दैट वाज 23.5%। मतलब ये कि अगर 100 लोग लेंगे तो उसमें तकरीबन 24 लोगों के पास जॉब नहीं था। वो जो काम करना चाहते हैं पर उनके लिए रोजगार नहीं था। उसी जगह पे क्वार्टरली जो GDP इंडेक्स है वो -23.9%। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में GDP नेगेटिव आएगा, हर कंट्रीज का आया है, पर इतना ज़्यादा नेगेटिव होना सिर्फ कोरोना कारण नहीं है। अगर ये बहाना बनाया जाए कि सिर्फ कोविड-19 के कारण ये प्रॉब्लम आई है तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। कोविड-19 एक रीज़न हो सकता है पर पूरा रीज़न नहीं है। इसका मेन कारण है मोदी गवर्नमेंट की बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, विदाउट प्लानिंग, अनप्लान्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसके कारण हिंदुस्तान में इकोनॉमी का ड्रॉप आया है, डिक्रीज आया है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी से बढ़ गया। दोस्तों, पहले भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है पर उसका इम्पैक्ट इंडिया पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ा जितना इस बार पड़ रहा है। उसका रीज़न इंडियन गवर्नमेंट मींस मोदी गवर्नमेंट की बैड अनप्लान्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, बिना सोचे समझे किया गया एक ऐसा फैसला जिसका नुकसान हम आज भी भर रहे हैं। दोस्तों, जब नोटबंदी की गई थी तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, सीधे नोटबंदी कर दी। इंडिया जो है कैश मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां आज भी काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। बिना सोचे समझे या के ऊपर जो फैसला लादा गया उसका इम्पैक्ट यह है कि आज इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया। अदरवाइज पहले जब 2008 में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था, रिसेशन आया था, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो स्मॉल सेक्टर था, मतलब लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो नॉर्मली सभी कैश बेस्ड थी। मतलब जैसे बैंगल इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल पे जो कैंडल लाइट वगैरह बना रहे हैं, स्मॉल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब कैश बेस्ड इकोनॉमी होती थी।
जिसके कारण वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता था और इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव कर जाती थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद। वादा ये किया गया था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद करप्शन खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है करप्शन खत्म हो गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका एक एक कमेंट हमें इस लड़ाई में हेल्प करेगा, मदद करेगा। दूसरा सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीजन जीएसटी। विदाउट फुल प्रूफ प्लानिंग जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके रूल्स रेगुलेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि काफ़ी लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप ध्यान दें, जीएसटी लॉन्च होने के हर 2 हफ्ते बाद नई नई गाइडलाइंस आ रही थी। दोस्तों, किसी भी देश में कोई पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होती है तो उसके पहले उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। इसके प्रोस क्या होंगे, इसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या होंगे, सारी चीज़ें डिटेल में एनालाइज करती है गवर्नमेंट, फिर इंप्लीमेंट करती है। पर मोदी गवर्नमेंट बिना सोचे समझे कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देती है और रिजल्ट्स पूरी जनता को भोगना पड़ता है। द नेक्स्ट इज बैंक फ्रॉड, बैंक स्कैम्स, बैंक घोटाला। ये अंदाज लगाया जाता है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बैंक घोटाला हुआ पिछले कुछ सालों में। इसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी पैसे बैंकों से लोन लिए और बिना पे आउट किए बाहर निकल गए देश से। इसमें भी कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि ये सारे जो बिजनेस टाइकून्स थे वो मोदी गवर्नमेंट के काफ़ी करीब थे। द नेक्स्ट वन इज अनप्लान्ड लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड। दोस्तों, जब ये कोविड की कंडीशन इंडिया में स्टार्ट हुई थी, केसेस शुरू में इतने ज़्यादा नहीं थे जब लॉकडाउन किया गया था। विदाउट एनी प्लानिंग लोग जो कहीं फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे, कैसे अपने घर को पहुंचेंगे, कैसे उनका खाने का पीने का सर्वाइवल होगा, जिनकी जॉब चली जाएगी वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कोई चीज़ें प्लान नहीं की गई। एकदम से विदाउट प्लान्ड मैनर लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडियन पॉपुलेशन। इस अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण लोगों की हालत खराब हो गई। कई लोगों की नौकरी चली गई और लोगों ने हजार किलोमीटर तक पैदल सफ़र किया अपने घर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, ये जो जीडीपी क्रैश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, इसका मेन रीज़न कोविड नहीं है। इसका मेन रीज़न है अनप्लान्ड डिसीजंस टेकन बाय योर गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। पर दोस्तों, इससे भी खतरनाक मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जो सबसे खतरनाक डिसीजन है जो मोदी गवर्नमेंट ले रही है वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये एग्जैक्टली आपकी आज़ादी को बेचा जा रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे मोदी गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको धीरे धीरे सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सभी लॉस मेकिंग बॉडीज़ हैं और इनके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो रिकवरी आएगी उससे इंडिया को प्रॉफिट बेनिफिट होगा। पर दोस्तों, ये असलियत नहीं है। साथ में जुड़ी हुई है नेशनलिटी, राष्ट्रवाद। जैसे इंडियन रेलवे की बात की जाए, अब अगर इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, किसी एक कंपनी को दे दिया गया, तो जैसी आज इंडियन रेल है, क्या आपको उम्मीद है वैसी कल होगी? क्या उतनी ही स्वतंत्रता के साथ आप इंडियन रेलवे में सफ़र कर सकते हैं जैसे आज कर रहे हैं? आज आप बोलते हैं ना हमारी रेल, तब फिर आप नहीं कह सकते। फिर आप कहेंगे शायद रिलायंस की रेल या फिर अदानी की रेल। और उसके बाद क्या गारंटी है कि सिक्योरिटी कंसर्न दिखाते हुए कल को ऐसा ना हो कि ट्रेन में आप पानी नहीं ले जा सकते, अपना खाना नहीं ले जा सकते, और फिर वहीं पे आपको पानी खरीदना पड़े, वहीं पे आपको खाना खरीदना पड़े, जैसा कि आज पीवीआर या फन सिनेमा में होता है। जो समोसा बाहर 5 रुपये में मिलता है वहाँ 50 या 100 रुपये में खरीदना पड़ता है आपको। वैसे हो सकता है ट्रेन में भी हो। आज की डेट में बहुत सारे इंडियंस जो हैं, गरीब इंडियंस हैं, वो ट्रेन में मुफ्त में सफ़र कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी है, गवर्नमेंट है। पर आगे फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आज गवर्नमेंट की है, कुछ गलती हो तो सुनवाई होती है। कल को जैसे ही वो प्राइवेटाइज हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हो सकता है इंडियन रेल में आप किसी से भिड़ गए प्राइवेटाइज होने के बाद, तो अगली बार आप ट्रेन में चढ़ने के काबिल ही ना रहे, आपको चढ़ने की परमिशन ही ना मिले। इसी तरह जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, LIC है, ONGC है, BPCL, ये सभी प्रॉफिट अर्निंग है, पर इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे बेचा जा रहा है। इसके सबसे बड़े 2 नुकसान होंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी प्राइवेट बॉडीज़ आएंगी वो सिर्फ प्रॉफिट चाहती हैं और वो इसीलिए सस्ते से सस्ते वर्कर रखेंगे और जिनके ऊपर उनकी लायबिलिटीज़ ना हो
जब भी जरूरत हो वो हायर करेंगे और जरूरत नहीं तो दे विल डायरेक्टली फायर। गवर्नमेंट जॉब कम हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जैसे प्राइवेटाइज होगी और उनकी अगर मोनोपोली हो गई, अब सपोज इंडियन रेलवे रिलायंस ने खरीद लिया, अब अगर रिलायंस ने इंडियन रेलवे खरीद लिया, उसकी मोनोपोली हो गई, तो फिर तो टिकट वो जितना चाहे बढ़ा सकता है, फिर तो कोई बॉडी है नहीं उसको गवर्न करने के लिए। दोस्तों, किसी भी फील्ड में किसी एक की मोनोपोली होना मतलब आपकी आजादी पे खतरा। जैसे ही किसी की मोनोपोली हो जाएगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आप कहां जाओगे। दोस्तों, जैसे ये प्राइवेटाइज होगा, कंडीशन उतनी आसान नहीं होगी। जैसे अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल सबको पता है। जो बिल सरकारी अस्पताल में 5,000 10,000 का होता है, वहां 5-10 लाख का हो जाता है। इवन मरे हुए आदमी पे भी बिल बना देता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब सोचिए, जब सारी बॉडीज ही प्राइवेट हो जाएंगी तो आम जनता कैसे चल सकती है, उसकी सुनने वाला कौन होगा? कोई नहीं। दोस्तों, रिसेंटली 29 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को पाखंडी बताया, पाखंड से भरा हुआ बताया। एक केस रिगार्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्यू पीपल। दोस्तों, केस समझ लें क्या है। ऑलरेडी एयरपोर्ट बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को दे दिए गए हैं, पर वहाँ पे भी ना बहुत छोटे छोटे टेंडर होते हैं। जैसे एलिवेटर मेंटेनेंस का हो गया, देन ग्राउंड मेंटेनेंस का हो गया, देन स्नैक्स वगैरह या फिर मेंटेनेंस वगैरह का है, पीरियोडिक मेंटेनेंस वगैरह है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए अलग अलग टेंडर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट के। अब मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ एक कंडीशन लगा दी कि जिसका भी टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है, वही वो छोटे टेंडर ले सकता है। अब जो छोटे छोटे वेंडर्स थे वो सब बाहर हो गए, उन सब ने मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगा दिया। उसी की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने मोदी गवर्नमेंट के वकील को बहुत फटकार लगाई। उन्होंने ये कहा कि मोदी गवर्नमेंट पाखंडी है, पाखंड से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, और दूसरी तरफ आप बड़े बिजनेस टाइकून को हेल्प करने के लिए इन छोटे इंटरप्रेन्योर्स को बाहर कर रहे हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि छोटे बिजनेसमैन खत्म हो जाएं, तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं लिखते, इस तरह घुमा फिरा के क्यों इतने बड़े अमाउंट का एक टर्नओवर की कंडीशन रख दी 35 करोड़ की। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट है कि किसी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को पाखंडी, हिप्रोक्रेट बताया है। तो अगर आप देखेंगे, मोदी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती हैं वो फेवर करती हैं बड़े बिजनेसमैन को, अंबानी या अडानी को, और धीरे धीरे जितने छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन, उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स खत्म कर रहे हैं, पीएसयू ऑलरेडी बेचने में लगे हुए हैं, छोटे इंटरप्रेन्योर्स को आने नहीं देंगे। तो ये चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं कि इंडियन यूथ भीख मांगे, पकौड़ा बनाए? दोस्तों, ये बात मजाक की नहीं है, तुम्हारे भविष्य की है। तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, उनको धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है कौड़ियों के मोल। अरे मोदी जी को क्या पता कि जब एक इंजीनियर इंजीनियरिंग स्टार्ट करता है तो उसका सपना होता है नवरत्ना या फिर महारत्ना में जॉब करना। ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, बीएचईएल, इनके लिए वो जॉब करना चाहता है, वो इनके लिए ड्रीम जॉब होते हैं, और ये लगे हैं उन सबको बेचने में। दोस्तों, ये गवर्नमेंट पैसे कैसे बचाती है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। कटौती कहाँ होती है उसका एग्जांपल देखिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स हो गई, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई। इन सब की पेंशन स्कीम इन्होंने बंद कर दी, खत्म कर दी। इन सब की पेंशन स्कीम खत्म। जो जाबाज सिपाही हमारी देश की आन शान बान के लिए अपनी जान लगा देते हैं, अपने परिवार से हजारों मील दूर पड़े होते हैं, उनकी पेंशन खत्म। और जबकि वो एमएलए, अनपढ़ गंवार टुच्चे एमएलए, एमपी की पेंशन चल रही है। वो 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, वो ज्यादा बड़े देशभक्त हो गए। जो बेचारे 25, 30, 40 साल अपनी जान लगा के हिंदुस्तान की हिफाजत की, वो देशभक्त नहीं है। ये टुच्चे एमएलए, एमपी, ये देशभक्त हो गए। और मजे की बात, एक एमएलए अगर कभी दोबारा चुनाव लड़के एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको डबल पेंशन मिलती है, एमएलए की और एमपी दोनों की।
वाह रे वाह, क्या चल रहा है इस देश में। दोस्तों अभी भी जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया है। मेरा ख्वाब तो टूट गया, मेरा ख्वाब टूट चुका है, पर आपका ख्वाब क्या है? अभी भी चल रहा है मोदी मोदी मोदी। दोस्तों ये देश बिक रहा है, तुम्हारी आज़ादी बिक रही है, तुम बर्बाद होने वाले हो, तबाह होने वाले हो। तो हो सकता है ये वीडियो कई लोगों को काफ़ी बुरा लगेगा, काफ़ी लोग बहुत बुरे कमेंट्स लिखेंगे, हो सकता है गालियां भी लिखें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो सच है वो सच है। ये बेचने वाली चीज़ें नहीं हैं। इंडियन रेलवे, BPCL, LIC, ONGC, ये हमारे देश की शान है। इनको आप अपने कुछ निजी फायदों के कारण किसी भी अरे गरे नत्थु गैरे को कैसे बेच सकते हो? ये बिल्कुल गलत है। इनसे हमारी यादें जुड़ी हैं। आज भी जब हम रेल में बैठते हैं तो बोलते हैं हमारी रेल, हमारी रेल। वो आगे नहीं बोल पाएंगे अगर वो बिक गई। दोस्तों आज की डेट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, उसका बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। कोल लीज पे दिया गया था। छत्तीसगढ़ झारखंड की कोल माइंस के लिए कोल लीज पे मिले थे। अब इसके लिए कुछ नॉर्म्स थे, कुछ कंडीशन थी, इनके लिए रोड बननी थी। अच्छा, रोड्स की कंडीशन होती है कि अगर 50 किलोमीटर से लंबी रोड ब्लॉक है तो उसके लिए फॉरेस्ट का क्लियरेंस और इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है। पर यहाँ पे रूल्स को ऐसे तोड़ा गया कि सपोज 500 किलोमीटर की अगर रोड है तो उसको 11 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। अब अगर आप 500 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो हर ब्लॉक 50 किलोमीटर से कम का हो गया। अच्छा, जैसे 50 किलोमीटर से कम हुआ तो ना तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए ना फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट रूल्स को मैनिपुलेट कर रही है, आज की डेट में चेंज कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस फ्रेंड्स के फ़ायदे के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि शायद मैं कांग्रेस की फेवर कर रहा हूँ या फिर BJP के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मतलब कांग्रेस का फेवर है। मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूं जो आज की डेट में फैक्ट है, जो आज की डेट में असलियत है। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आवाज़ उठाइए इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें बर्बाद करने वाली है, तबाह कर देने वाली है। प्रोटेस्ट बड़ा सिंपल सा होगा, सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। अपनी वॉइस को उठाने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों याद रखिए, कोई भी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, कोई गाली गलौज नहीं लिखनी है, सिर्फ अपनी राय देनी है। पोस्ट को डिसलाइक करिए और लोगों को अनफॉलो करना स्टार्ट करिए। देखिए रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोगों के फोर्स आने वाले हैं, प्रेशर आने वाले हैं कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी आज़ादी के लिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।